दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने जो है ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन और स्टरलाइजेशन के बारे में सबसे पहले ब्रीफ में जो भी टॉपिक वाइज़ है पहले उनको पढ़ा था और पढ़ने के बाद उसको एक्सप्लेन करने के बाद जो है जो भी टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है किए थे। तो आज के वीडियो में जो है बाकी के बचे हुए 100 क्वेश्चन जो हैं उसको करेंगे और इसी तरीके से जो है 100 क्वेश्चन कर करके जो है इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ये टॉपिक जो है ड्रेसर के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसी से मिलने वाला है। मैंने पहले भी बताया कि स्टेरिलाइजेशन जो है किसी भी ड्रेसिंग का सबसे मेन पार्ट होता है। तो चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे। और 100 क्वेश्चन हमने लिया था। 100 क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन था कि विधि मेथड 1 में पट्टी को किस प्रकार लपेटा जाता है। ये क्वेश्चन हमने लिया था। तो विधि मेथड 1 जो है में पट्टी को तिरछा लपेटा जाता है ताकि यह घाव को पूरी तरह से ढक ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विधि मेथड 2। ठीक है, विधि 2 या मेथड 2 में पट्टी को किस आकार में लपेटा जाता है। तो विधि मेथड 2 में जो है पट्टी को 8 के अंक के आकार में लपेटा जाता है। और क्यों लपेटा जाता है? क्योंकि जो है इस तकनीक का उपयोग अक्सर हाथ, पैर या अन्य अंगों को स्थिर करने के लिए किया जाता है। 8 का अंक मतलब कि क्रॉस कर करके पट्टी को बांधना ताकि मूवमेंट जो है मूवमेंट स्थिर रह पाए। लपेट पट्टी क्रैप बैंडेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो लपेट पट्टी की चौड़ाई जो है वो 2.5 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर जो होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लपेट पट्टी क्रैप बैंडेज की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई जो है 4 to 6 मीटर तक होती है। इसके बाद 104, पट्टी बांधने से पहले पट्टी कैसी होनी चाहिए? तो पट्टी बांधने से पहले पट्टी कसकर लपेटी होनी चाहिए, परंतु यह ध्यान रहे कि ज़्यादा कसकर न लपेटें क्योंकि इससे रक्त संचार बाधित हो सकता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा जो है क्वेश्चन गलत है, इसको करेक्ट करूँगा। पट्टी बांधने से पहले पट्टी कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पे इसमें जो आंसर जो होना चाहिए स्टेराइल पट्टी होनी चाहिए, ये है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बुक में मैंने पहले ही बताया कि कुछ कमियाँ हैं, हालाँकि बुक अच्छी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगूठियों की पट्टी फिंगर बैंडेज में पट्टी को किस प्रकार लपेटा जाता है? तो अंगूठियों की पट्टी में पट्टी को गोलाकार लपेटा जाता है। अंगूठियों की पट्टी में अंग नाखूनों को किस प्रकार रखा जाता है? तो इसमें जो है नाखून को खुला रखा जाता है। जिस अगर फिंगर में चोट है और उसकी पट्टी कर रहे हैं तो नाखून जो है खुला रखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाथ की अंगूठे की पट्टी थंब बैंडेज में पट्टी को किस प्रकार लपेटा जाता है? तो हाथ के अंगूठे की पट्टी में पट्टी को 8 के अंक के आकार में लपेटा जाता है। पैर के अंगूठे की पट्टी में पट्टी को किस प्रकार लपेटा जाता है? तो पैर के अंगूठे में पट्टी को 8 के अंक के आकार में लपेटा जाता है क्योंकि छोटा पोर्शन है। अगर डायरेक्ट लपेटते रहेंगे तो मे बी वह निकल करके बाहर आ जाए। इसके बाद है 109, हथेली की पट्टी में पट्टी को किस प्रकार लपेटा जाता है? तो हथेली की पट्टी में पट्टी को गोलाकार लपेटा जाता है। जितने भी सिलेंड्रिकल टाइप जैसे कि हाथ हो गए, पैर हो गए, जो लंबी जगह पे वहाँ पे गोलाकार लपेटा जाएगा। छोटी जगह पे जो है पोजीशन बनाए रखने के लिए जो है 8 के आकार में पट्टी को जो है लपेटा जाता है। अच्छा, लपेट पट्टी क्रैप बैंडेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो लपेट पट्टी का जो है चोट को सहारा देने के लिए। अच्छा, क्रैप बैंडेज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जिसको गर्म पट्टी भी बोलते हैं। ज़्यादातर कहीं पे मोच आ जाए, मसल्स में हल्का सा दिक्कत आ जाए तो हम उसको लपेट के मेन काम जो होता है उसका स्थिरता प्रदान करना होता है। 111, हाथ की अंगूठे की पट्टी थंब बैंडेज में कितने चक्कर लगाए जाते हैं? तो 1 चक्कर लगाया जाता है। हाथ को अंगूठे की पट्टी में कितने चक्कर लगाए जाते हैं? हाथ की अंगूठे की पट्टी में 1 चक्कर लगाया जाता है। पैर के अंगूठे की पट्टी में कितने चक्कर लगाए जाते हैं? पैर की अंगूठी पट्टी में 1 चक्कर लगाए जाते हैं। हथेली की पट्टी में कितने चक्कर लगाए जाते हैं? हथेली की पट्टी में 2 से 3 चक्कर लगाए जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट बीच में आएगा तो मैं आपको बताता चलूँगा। तो अंगूठियों की पट्टी में पट्टी को किस दिशा में लपेटा जाता है? तो अंगूठियों की पट्टी को पट्टी में जो है अंगूठियों की पट्टी में पट्टी को कलाई के भीतर से बाहर और लपेटा जाता है जिससे वो अंगूठी को सुरक्षित रूप से ढक सके और चोट या घाव को सहारा दे सके। मेन जो है यहाँ पे पट्टी जो बार बार ये चीज़ें जो क्वेश्चन आ रही है, क्वेश्चन याद नहीं करना, आपको ना लॉजिक समझना है कि पट्टी बांधने का लॉजिक क्या है, ताकि हो सकता है कंडीशंस ये चेंज करें तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर 8 के आकार की जो पट्टी है वो क्यों बांधी जाती है? स्थिरता प्रदान करने के लिए। और राउंड आकार की पट्टी सिलेंड्रिकल जो भी जगह है, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, अगर पूरे शरीर की भी बात हो रही है तो भी जो है राउंड आकार की पट्टी ही बंधेगी। 115वां क्वेश्चन देखते हैं। लपेट पट्टी क्रैप बैंडेज किस प्रकार की चोटों के लिए उपयुक्त है? तो लपेट पट्टी मामूली चोट जैसे चोटों के लिए उपयुक्त है। यह पट्टी घाव को सुरक्षित और स्थिर रखने में मदद करती है और सूजन को कम करने में भी सहायक होती है। इसके बाद थंब बैंडेज में गांठ कहाँ बांधी जाती है? तो ये जो है अंगूठे के आधार पर बांधी जाती है, जो अंगूठे का जो बेस होता है उस पर जो है बांधी जाती है। 117, पैर के अंगूठे की पट्टी में गांठ कहाँ बांधी जाती है? तो पैर के अंगूठे की पट्टी में गांठ अंगूठे के आधार पर बांधी जाती है। हथेली की पट्टी में पट्टी को किस प्रकार बांधा जाता है? तो हथेली की पट्टी को मध्यम कसा हुआ बांधा जाता है। हथेली की पट्टी का उद्देश्य चोट को सहारा देना, रक्तस्राव को रोकना तथा दर्द को कम करना होता है। चलिए 109, अंगूठियों की पट्टी फिंगर बैंडेज में पट्टी को कितनी बार लपेटा जाता है? तो इसको जो है
आवश्यकता अनुसार लपेटा जाता है, जितनी ज़रूरत होती है। कि अगर मान के चलो, इसमें हम वो नहीं बता सकते 2 बार 4 बार, क्योंकि फिंगर्स में गैप कितना है, कई बार बहुत ज़्यादा लपेट देने के बाद जो है फिंगर में दिक्कत हो जाएगी। 120 पैर की कलाई एंकल पर पट्टी बांधने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो 8 के अंक की पट्टी का एंकल पे। अब इसमें देखिए 8 की पट्टी की बात आई है, आप सिर्फ लॉजिक समझ ले, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जितने भी एंकल हो गए, जोड़ हो गए हमारे, ठीक है, चाहे वो रिस्ट का जोड़ हुआ, कलाई का, या फिर कोहनी का, या फिर शोल्डर का, या फिर पैर में एंकल का, या फिर नी का, ठीक है। तो जितने भी जोड़ हुए, जोड़ पे हमेशा 8 के आकार की पट्टी बांधी जाती है। क्यों? ताकि वो इधर उधर से उतरे ना। इसके बाद है कोहनी की पट्टी किस प्रकार की चोट के लिए उपयुक्त है? देखिए 121 का क्या आंसर है? बी, मोच। कोहनी की पट्टी कोहनी को मोच के लिए उपयुक्त है। कोहनी की पट्टी मोच को सहारा देने और आराम देने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोहनी की पट्टी में पट्टी को किस आकार में लपेटा जाता है? कोहनी की पट्टी को पट्टी में 8। अब देखिए अभी एक चीज़ मैंने आपको क्लियर किया कि जितने भी जोड़ हैं, अगर वहाँ पे पट्टी होगी तो 8 के आकार की होगी। तो अब ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। घुटने की पट्टी नी बैंडेज किस प्रकार की चोट के लिए उपयुक्त है? घुटने की पट्टी के मोच को सहारा देने और आराम देने की मदद करती है। इससे मोच की चोट जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो मोच के लिए जो है नी बैंडेज लगाया जाता है। नी बैंडेज आपको याद रखना है। 124 देखते हैं। घुटने की पट्टी में पट्टी को किस दिशा में लपेटा जाता है? तो इसमें जो है नीचे से ऊपर, पहले नीचे करेंगे उसके बाद ऊपर। इसके बाद है त्रिक ग्रोइन की पट्टी किस प्रकार की चोट के लिए उपयुक्त है? तो ये जो है खिंचाव के लिए जो है ग्रोइन पट्टी की जाती है। इसके बाद है त्रिक ग्रोइन की पट्टी में किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो है त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग किया जाता है। त्रिक से त्रिकोणीय आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है पैर की कलाई एंकल पर पट्टी बांधते समय नाखूनों को किस प्रकार रखा जाता है? नाखूनों को ओपन रखा जाता है, खुला रखा जाता है। ये आपको 1-2 बार आप क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको अभी लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चन है, लेकिन आप 1-2 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 128 कोहनी की पट्टी एल्बो बैंडेज में पट्टी को कितनी बार लपेटा जाता है? तो जितनी कभी भी आए ना, कितनी बार लपेटा जाता है, तो हमेशा जो है इसका आंसर जो आएगा आवश्यकता अनुसार ही आएगा। तो इसका आंसर हो गया आवश्यकता अनुसार। चलिए घुटने की पट्टी नी बैंडेज में गांठ कहाँ बांधी जाती है? तो नी बैंडेज में जो है गांठ जो बांधी जाती है घुटने के पीछे बांधी जाती है। त्रिक पट्टी में गांठ कहाँ बांधी जाती है? तो त्रिक पट्टी में पेट के पास बांधी जाती है। इसके बाद है पैर की कलाई एंकल पर पट्टी बांधने के लिए पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो पट्टी की लंबाई जो है 2 से 3 मीटर होनी चाहिए। हालांकि आवश्यकता अनुसार अगर यहाँ पे दिखे तो वो लिख सकते हैं हाँ, और वैसे आपको याद रखना है तो 2 से 3 मीटर होनी चाहिए। कोहनी की पट्टी एल्बो बैंडेज को किस प्रकार बांधना होता है? तो पहले ढीला कसकर, मध्यम कसा हुआ और केवल। कभी पे भी ढीला कसकर अगर कहीं पे भी आपको ऑप्शन दिखे सिवाय प्रेशर बैंडेज में, तो आपको हमेशा जो है आंसर में लगाना है मध्यम कसा हुआ। मध्यम ही बांधा जाता है पट्टी को। इसके बाद घुटने की पट्टी को किस प्रकार बांधना चाहिए? तो घुटने की पट्टी को 8 के आकार में बांधना चाहिए और मध्यम कसा हुआ बांधना चाहिए। त्रिक ग्रोइन की पट्टी को किस प्रकार बांधना चाहिए? तो मध्यम कसा हुआ बांधना चाहिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं। पैर की कलाई एंकल पर पट्टी बांधने के बाद रक्त संचार की जांच के लिए क्या करना चाहिए? चलिए यहाँ पे आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा, इसका आंसर आपको देना है तापमान मापना चाहिए, नाखूनों का रंग देखना चाहिए, दर्द देखना चाहिए, सूजन देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? जब पैर की कलाई पर पट्टी बांधने के बाद रक्त संचार की जांच के लिए 2 चीज़ें देखी जाती है। अगर ठंडा पड़ रहा है, ठीक है, तो तापमान भी इसका आंसर हो सकता है। तापमान मापना नहीं चाहिए, बस देखना चाहिए, तो ये भी आंसर मेरे ख्याल नहीं होगा। नाखून का रंग जब प्रेस करके हम देखेंगे तो इसका आंसर बी होना चाहिए। चलो ये मैं भी चेक करता हूँ अपने आप को कि क्या है। हाँ, तो ये इसका आंसर जो है बी बिल्कुल सही है कि पैर की कलाई पर पट्टी बांधने के बाद रक्त संचार की जांच के लिए नाखूनों का रंग देखना चाहिए। इसके बाद है 136 कोहनी की पट्टी एल्बो बैंडेज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो कोहनी की पट्टी मामूली मोच जैसे चोटों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। यह पट्टी कोहनी को स्थिर और समर्थन प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घुटने की पट्टी नी बैंडेज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो मामूली मोच में किया जाता है। आपको याद नी बैंडेज किस लिए यूज़ होता है? मामूली मोच में, या फिर किसी का मसल्स फट गया, थोड़ा टीयर में, ये सब चलता है। त्रिकोण पट्टी का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो त्रिकोण पट्टी का उपयोग जो है मामूली खिंचाव में, जब खिंचाव ज़्यादा हो तो जो है त्रिकोण क्या है, त्रिकोणीय पट्टी जो है मामूली खिंचाव को सही करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है पैर की कलाई एंकल पर पट्टी बांधते समय पट्टी को किस प्रकार लपेटा जाता है? तो इस पे जो है 8 के अंक, कलाई एंकल आ गया, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। 8 कहाँ कहाँ पे लगना है? सारे जोड़ों पे। टखने की पट्टी किस प्रकार में से बनाई जाती है? तो टखने की पट्टी 8 के अंक की बनाई जाती है, ठीक है। टखने की पट्टी 8 के अंक के आकार में बनाई जाती है, जो टखने के चारों ओर लपेटी हुई होती है। यह पट्टी टखने को स्थिरता और सहारा देती है। चलिए 41 आँख की पट्टी आई बैंडेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आई बैंडेज का उपयोग जो आँख को सहारा देने के लिए और इन्फेक्शन से बचाने के लिए। इसमें दूसरा हो सकता है धूल मिट्टी ना जाए, और ऑपरेशन को जो है तब पहली चीज़ ये भी जो लाइट जो पड़ती है उसको भी रोकने के लिए किया जाता है। इसके बाद 142 कान की पट्टी ईयर बैंडेज के लिए किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है?
तो इसमें जो है त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग किया जाता है। कान की पट्टी के लिए त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग किया जाता है, जो कान के आकार के अनुसार ढक जाती है और कान को सुरक्षित और आरामदायक करने में मदद करती है। अच्छा, जबड़े की पट्टी, जॉ बैंडेज के लिए किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है? तो उसमें लंबी मजबूत पट्टी का उपयोग किया जाता है जबड़े के लिए। उसके बाद है 144 टखने की पट्टी, एंकल बैंडेज में गांठ कहाँ बांधी जाती है? तो टखने की पट्टी में गांठ आमतौर पर टखने के पीछे बांधी जाती है। कभी भी कहाँ बांधी जाती है आए, अगर उसमें पीछे का ऑप्शन है तो हमेशा आपको जो है पीछे का ऑप्शन जो है लगाना है। इसके बाद है नेक्स्ट चलते हैं, आँख की पट्टी, आई बैंडेज में पट्टी को किस प्रकार लपेटा जाता है? तो आँख की पट्टी में पट्टी को तिरछा लपेटा जाता है, जिससे कि आँख को सुरक्षित और आरामदायक रखने में मदद मिले। अब जैसे तिरछा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे सर का बैंडेज होता है तो गोलाकार बांधा जाता है, गोल गोल उसको घुमाया जाता है, लेकिन जब आँख पे किया जाता है तो एक आँख जो है आपको छोड़ना होता है, इसलिए वो तिरछा करेंगे तभी जो है आपको एक आँख छूट पाएगा, अगर एक आँख में चोट है। हाँ, अगर दोनों आँख की पट्टी एक साथ करनी है तो वृत्ताकार भी की जा सकती है। चलिए 146 कान की पट्टी, ईयर बैंडेज में पट्टी को किस प्रकार बांधा जाता है? तो कान की पट्टी को माध्यम कसा हुआ बांधा जाता है। मैंने हमेशा बोला है जब भी आए कैसा बांधना है तो मध्यम कसा हुआ ही उसमें आएगा। जबड़े की पट्टी में गांठ कहाँ बांधी जाती है? मैंने क्या बोला, पीछे हमेशा, तो हमेशा इसमें जो है पीछे ढूंढना है, कहाँ? गर्दन के पीछे, सिर के पीछे। तो जॉ बैंडेज है, तो जॉ जो है गर्दन के पीछे तो बंधेगा नहीं, तो सिर के पीछे बंधेगा इसका, ठीक है। 48 टखने की पट्टी का उपयोग किस प्रकार की चोट के लिए उपयुक्त है? तो ये जो है मोच के लिए जो है उपयुक्त है, एंकल बैंडेज जो है। चलिए आगे देखते हैं, आँख की पट्टी, आई बैंडेज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो ये जो है मामूली चोट में किया जाता है, या फिर अगर ऑपरेशन होता है तो उसमें किया जाता है। कान की पट्टी, ईयर बैंडेज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो ये मामूली चोट में किया जाता है, या ऑपरेशन हुआ है तो उसमें होता है। चलिए 51 जबड़े की पट्टी का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो जबड़े की चोट के लिए किया जाता है, ऑपरेशन हुआ तो किया जाता है। इसके बाद है 152 टखने की पट्टी में पट्टी को कितनी बार लपेटा जाता है? तो टखना एंकल बैंडेज जो है, तो इसमें आवश्यकता अनुसार आएगा, इसमें ये 2-3 बार आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आँख की पट्टी, आई बैंडेज में पट्टी किस दिशा में लपेटा जाता है? तो आई बैंडेज में जो है नीचे से ऊपर की तरफ लपेटा जाएगा, सारी पट्टियाँ लगभग नीचे से ऊपर लपेटी जाती है, और आई की बैंडेज जो है तिरछी होती है। कान की पट्टी, ईयर बैंडेज में पट्टी किस प्रकार लपेटा जाता है? तो गोलाकार लपेटा जाता है कान की पट्टी में। चलिए आगे चलते हैं, गोलाकार कैसे, कि मतलब इसमें जो है दोनों कान ही लगभग आ जाएंगे। आजकल हालांकि गोलाकार भी नहीं लपेटा जाता है, प्लास्टर से जो है उसको चिपका दिया जाता है। 155 जबड़े की पट्टी में पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो जबड़े की पट्टी में पट्टी की लंबाई जो है 1 मीटर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टखने की पट्टी, एंकल बैंडेज बांधने के बाद रक्त संचार की जांच के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नाखूनों का रंग देखना चाहिए। आँख की पट्टी, आई बैंडेज बांधने के बाद ध्यान रखना चाहिए कि पट्टी ढीली ना हो, जिससे कि वो उतर जाए, ऐसा ना हो, मध्यम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गर्दन की पट्टी के लिए इलास्टोप्लास्ट, ये हमारा हो गया। 161 गर्दन की पट्टी, नेक बैंडेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो नेक बैंडेज का उपयोग जो है गर्दन को सहारा देने के लिए किया जाता है। रोल पट्टी, रोल बैंडेज के प्रकार क्या हैं? तो इसका सभी हैं, साधारण पेबंद पट्टी, उल्टे पेज की पट्टी और स्पाइका, ये सारे जो है रोल बैंडेज के प्रकार हैं। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि उल्टे पेज की पट्टी, रिजर्व पैच बैंडेज किस आकार में बनाई जाती है? तो 8 के अंक में बनाई जाती है, रिवर्स पैच बैंडेज। इसके बाद 165 स्पाइका, सर्पिलाकार। अब कई चीज़ें ना आपको हिंदी में भी याद रखने की कोशिश करनी है, कई बार इंग्लिश ईजी होता है लेकिन कुछ चीज़ें ना हिंदी में ज़्यादा समझ में आती है। इसमें सर्पिला आकार अगर आप याद रखें तो सर्प के आकार का पट्टी जो है किस आकार में बनाई जाती है? तो इसमें सीधी सी बात है, सर्पिल आकार में ही, सांप की तरह। कैसे? जैसे सांप हाथ में लिपटता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, उस हिसाब से, उसी को है सर्पिला आकार पट्टी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पट्टी बांधने के सामान्य नियम क्या हैं? तो इसका जो सामान्य नियम है, गीले कपड़े का उपयोग ना करें, सही बात है ये। इसके बाद पट्टी को कसकर बांधें, ये नहीं होना चाहिए, मीडियम मध्यम बांधें। इसके बाद पट्टी को ढीला ना छोड़ें, ये सही है, ये गलत है। इसके बाद उपरोक्त सभी, तो इसमें जो है एक ऑप्शन गलत है, बाकी तो उपरोक्त सभी ही लगाना पड़ेगा। इसके बाद है, आगे चलते हैं, ड्रेसिंग मरहम पट्टी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ड्रेसिंग मध्यम पट्टी बनाने के लिए जो है गौज का साफ कपड़ा आवश्यक है। गौज क्या होता है? एक तरीके से पट्टी करने वाले कपड़े को जो है गौज बोला जाता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, गौज में कंफ्यूज नहीं होना। साबुन या कागज, रुई, तो इसमें जो है मतलब ये सी ऑप्शन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे फिर गलती है इस बुक में। इसमें गौज का साफ कपड़ा और रुई होना चाहिए, तो गौज पैड बनाया जा सकता है। और खाली गौज बनाने, ड्रेसिंग मरहम पट्टी बनाने के लिए साबुन या कागज़ की तो आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, 168 ड्रेसिंग का मरहम पट्टी बनाने का तरीका क्या है? तो ड्रेसिंग या मरहम पट्टी बनाने का तरीका जो है, तरीके में साफ जगह तैयार करना, सभी सामान रखना और ज़रूरत के अनुसार पट्टी को मोड़ना शामिल है, ठीक है। इसके बाद है गर्दन की पट्टी। गर्दन की पट्टी, नेक बैंडेज को किस प्रकार बांधा जाता है? तो मध्यम कसा जाता है, कहीं पे भी क्वेश्चन ऐसा है तो मध्यम ही आएगा इसका आंसर। इसके बाद साधारण पैबंद पट्टी, तो
प्लेन गॉज बैंडेज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो साधारण पैबंद पट्टी मामूली चोटों के लिए किया जाता है। अच्छा, साधारण प्लेन गॉज बैंडेज होता क्या है? क्या होता है, जब बैंडेज के ना बड़े बड़े कपड़े आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कपड़े आते हैं, उसमें से ना छोटे छोटे काट करके जो ना हम इसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड कर करके जो है इतना छोटा सा बना लिया जाता है इसको। इसमें जो है साइड जो है नहीं होता, उसी को जो है गॉज बैंडेज बोलते हैं। मोस्टली सारी पट्टियों में वही यूज़ होता है। पहले जो है क्लीन करने के लिए भी उसी को यूज़ करते हैं, फिर रखने के लिए भी, और अगर ज़्यादा बड़ा जख्म है तो हम गॉज पैड का यूज़ करते हैं। 171 उल्टे पैच की पट्टी, रिवर्स पैच बैंडेज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो मामूली मोच में किया जाता है। इसके बाद है स्पाइका, सर्पिलाकार पट्टी का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो सर्पिलाकार पट्टी मामूली चोट जैसी चोटों के लिए उपयोग किया जाता है। पट्टी बांधते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो नाखूनों का रंग देखना चाहिए, तापमान मापना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हाथ से फील करना चाहिए। अगर ठंडा हो रहा है हाथ तो इसका मतलब ब्लड सप्लाई में कुछ दिक्कत है। सूजन देखना चाहिए, दर्द देखना चाहिए, नहीं तो इसका आंसर ए है। गर्दन की पट्टी, नेक बैंडेज बांधने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? तो नेक बैंडेज जब बांध रहे हैं हम, तो गर्दन की पट्टी बांधते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गर्दन हिले ना, मतलब पोजीशन के लिए बांधते हैं मोटी मेनली जो है। साधारण पैबंद पट्टी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उसको जो है किसी भी चोट पर किया जाता है। आगे चलते हैं। उल्टे पेच की पट्टी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उल्टे पेच की जो पट्टी है उसका उपयोग जो है जोड़ों पर किया जाता है, रिवर्स पैच बैंडेज जोड़ों पर। और कौन सा बताया था जो मेन है? 8 के आकार का, सर्पिल आकार, ये सब चीज़ें आपको मेनली याद रखना है। आगे चलते हैं। स्पाइका, सर्पिलाकार पट्टी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सर्पिलाकार का उपयोग सिर पर नहीं किया जाता, हाथ पर, पैर पर किया जाता है। तो इसमें जो है डी जोड़ों पर किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन ही मतलब आंसर बिल्कुल गलत दिया हुआ है, इसको आपको नहीं देखना है। मैंने बोला ना किताब में कुछ जो है मिस्टेक्स हैं, तो जो बच्चे इस किताब को पढ़ रहे होंगे खाली और यूट्यूब से नहीं देख रहे होंगे, तो उनके साथ ये दिक्कत आनी है कि बहुत सारी चीज़ें वो गलत पढ़ने वाले हैं इसमें। तो ये जो है पहले ही बता चुका हूँ, सर्पिला आकार चीज़ जो है सिलेंड्रिकल जो भी हमारे चीज़ें हैं, जैसे वो हाथ हो गया, पैर हो गया, पूरा जो लंबी जगह हैं, तो जैसे अगर हम छाती से नीचे कर करके कमर तक, ये भी एक तरीके से सिलेंड्रिकल है। तो अगर यहाँ पे भी पट्टी बांधने की बात आएगी तो हम सर्पिल आकार की ही पट्टी बांधेंगे। तो ये तो इसमें पैर भी आना चाहिए, हाथ भी आना चाहिए, जोड़ों पर तो नहीं बांधना बिल्कुल भी। जोड़ों पे तो सर्पिल आकार बनता ही नहीं है, 8 के आकार का बनता है। तो ये क्वेश्चन गलत है। आगे चलते हैं। 178 ड्रेसिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले ही ऊपर समझा चुका हूँ। जिन्होंने क्वेश्चंस जो लास्ट वीडियोस जो डली थी, अगर उन्होंने नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख लें। और इसमें जो है सीधा सा आंसर है सी, घाव को ढकने के लिए किया जाता है। इसके बाद खून को रोकने के लिए, ये भी इसका सही आंसर है। मरहम पट्टी जो है खून को रोकने के लिए भी किया जाता है, सूजन कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए। तो इसको चारों ऑप्शन सही हैं। इसमें जो सी ऑप्शन लगा रखा है ये फिर गलत आ गया, एक क्वेश्चन और गलत मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। 179 गर्दन की पट्टी बांधने के लिए पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। पट्टी को ढककर कहाँ रखना चाहिए? तो साफ और बंद बर्तन में, स्टेराइल बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 181 जीवाणु रहित ड्रेसिंग के लिए क्या आवश्यक है? तो जीवाणु रहित ड्रेसिंग के लिए साबुन, स्वच्छ जल, जीवाणु रहित सूखी पट्टी और जीवाणु रहित रुई के फाहे का उल्लेख है। चलिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ से ना देख करके खुद से बताने की कोशिश करता हूँ। जीवाणु रहित स्टाइल ड्रेसिंग के लिए क्या आवश्यक है? साबुन और स्वच्छ जल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीवाणु रहित सूखी पट्टी, ठीक है, ड्रेसिंग के लिए, बिल्कुल ये आंसर सही है। जीवाणु रहित रुई का फाहा, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल, लेकिन इसमें साबुन और स्वच्छ जल हाथ साफ़ करने के लिए, और इसके बाद साबुन से हाथ धोने के लिए ताकि हम स्टाइल हो जाएं, फिर जीवाणु रहित सूखी पट्टी, तो इसमें उपरोक्त सही जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद है मवाद वाली पट्टियों को कैसे साफ़ करना चाहिए? तो इसमें जो है जीवाणु रहित विलयन के से धोकर जो है इसको साफ़ करना चाहिए। इसके बाद घाव को साफ़ करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो जीवाणु रहित घोल जो है इस्तेमाल करना चाहिए। आगे चलते हैं। जब जख्म में धूल लग गई हो या जख्म बहने लगा हो तो क्या करना चाहिए? तो उसमें जो है जीवाणु रहित घोल से उसको साफ़ करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। घाव को एंटीसेप्टिक लोशन या साबुन से धोने के बाद क्या करना चाहिए? तो उसको जो है पट्टी बांधना चाहिए, इसके बाद खुला छोड़ देना चाहिए, रुई से ढक देना नहीं, पट्टी बांधना चाहिए, सही आंसर। इस्तेमाल की गई रुई को कहाँ फेंकना चाहिए? तो जलाकर फेंकना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, जलाकर नहीं फेंकना चाहिए, ये बिल्कुल फिर एक आंसर गलत। मैं आपको इतने सारे आंसर इसमें गलत बता रहा हूँ, आप सोच रहे हैं, बहुत बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में मांग रहे थे सर ये बुक का नाम क्या है, आप इसको बुक को पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी मिस्टेक आप कर देंगे और बहुत कन्फ्यूज़ हो जाने वाले हैं। तो इसको क्या डालना चाहिए? कचरे में डालना चाहिए, नाली में नहीं डालना, गली में नहीं डालना। जो बायोमेडिकल वेस्ट का जो तरीका है उस पर ऑलरेडी क्लास ले चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा, बायोमेडिकल वेस्ट ड्रेसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जाके जरूर देख लें। इसके बाद है ड्रेसिंग को अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो पट्टी को जो है मध्यम बांधना चाहिए, टेप लगाना चाहिए, पट्टी बांधना चाहिए, पिन लगाना चाहिए, क्लिप लगाना चाहिए, तो पट्टी बांधना चाहिए, ठीक है।
जख्म की नाप, शक्ल तथा बहने वाले स्रव की जांच क्यों करनी चाहिए? कि उपचार की प्रगति देखने के लिए। अच्छा, जो पट्टी जो है हर दूसरे दिन जो है दूसरे या तीसरे दिन आपको चेंज करनी चाहिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है जख्म को भरने का टाइम मिलता है। ड्रेसिंग को कितनी बार बदलना चाहिए? तो दिन में आवश्यकता अनुसार इसमें लिखा गया है, आवश्यकता अनुसार ये आंसर फिर गलत है। दिन में 1 बार नहीं, दिन में 2 बार नहीं, हर घंटे नहीं, तो ये तीनों आंसर तो बिल्कुल ही गलत है। तो हाँ, आवश्यकता अनुसार ठीक आएगा इसका। पट्टी को ढककर रखने का उद्देश्य क्या है? तो पट्टी को ढककर रखने का उद्देश्य गंदगी, नमी और संक्रमण को बचाना है। ठीक है। इसके बाद जीवाणु रहित ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रमण से बचाना जीवाणु रहित ड्रेसिंग का जो है उद्देश्य है। इसके बाद है मवाद वाली पट्टी को साफ करने के लिए किस प्रकार के पानी का उपयोग करना चाहिए? तो एंटीसेप्टिक घोल जो होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अभी ऊपर पढ़ाया था मैंने, तो उसको जो है जीवाणु रहित घोल बोलते हैं। तो जीवाणु रहित घोल से जो है उसको वॉश करना चाहिए। घाव को साफ करने के लिए किस प्रकार के घोल का उपयोग करना चाहिए? तो घाव को साफ करने के लिए जीवाणु रहित घोल हैं क्या क्या? सेवलोन जीवाणु रहित है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जीवाणु रहित है, बीटाडीन जो है जीवाणु रहित है, डिटॉल जो है जीवाणु रहित है। तो ये सब आपको याद रखना है। जख्म में धूल लग जाने पर क्या करना चाहिए? तो जख्म में धूल लग जाने पर जीवाणु रहित घोल से साफ करना चाहिए। तो जब मैंने ड्रेसिंग रूम में आपको लेकर के गया था तो मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कही थी। अगर छोटे छोटे कण जो है जख्म के अंदर घुस गए हैं और वो साफ करने से भी जब नहीं निकलते तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, तो वो बिल्कुल ही झाग बना के सबको बाहर निकाल देता है। एंटीसेप्टिक लोशन या साबुन से धोने के बाद घाव को कैसे ढकना चाहिए? तो इसको जो है पट्टी बांधना चाहिए जिससे वो ढक जाए। अच्छा, इस्तेमाल की गई रुई को फेंकने का सही तरीका क्या है? तो इसमें जो है जलाकर फेंकना, ये बार बार इन्होंने गलत कर रखा है। कचरे में फेंकना चाहिए इसको, कचरे के डब्बे में, बायोमेडिकल वेस्ट में। चलिए, ड्रेसिंग के दौरान उपयोग होने वाले शल्य चिकित्सा उपकरणों में क्या शामिल है? तो इसमें जो है डी, फाइन पॉइंटेड कैंची, गॉज कटिंग, साधारण कैंची और नीडल होल्डर जैसे शल्य चिकित्सा उपकरणों का उल्लेख है। तो ये जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो मेन है ना ड्रेसिंग रूम में जो होता है, मैं जब आपको ड्रेसिंग रूम लेकर के गया था तो मैंने आपको जो है दिखाया था कि क्या क्या होता है, और उसमें ये सारी चीज़ थी। कैंची भी थी, गॉज कटिंग करने के लिए साधारण कैंची और नीडल होल्डर भी था। तो आप वो वीडियो जा करके देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 198, बीपी ब्लेड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बीपी ब्लेड का उपयोग काटने के लिए किया जाता है, जैसे दस्तावेज में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर क्वेश्चन मैं सही से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ तो आप ज़रूर जो है कमेंट कर करके बताएं। बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके पास जो आता है, जैसे वो पीडीएफ जो आया उसको बोल करके जो समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नहीं पता, तो इसलिए हो सकता है वो गलती कर रहे हों। लेकिन अगर मैं किसी पीडीएफ से भी आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे उसमें कुछ गलती दिखती है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। तो वीडियो को जो है अच्छे से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं और वीडियोज़ जो है बनाता रहूँ। ये आपका जो है 199 क्वेश्चन देखते हैं। किडनी ट्रे का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये भी मैंने वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया हुआ है। किडनी ट्रे जो का उपयोग जो है उपकरणों को रखने के लिए किया जाता है, खास करके तरल पदार्थ या मल को पकड़ने के लिए, जो शल्य चिकित्सा के दौरान रोगी के शरीर में गिर सकता है। इसके अलावा किडनी ट्रे का उपयोग कई बार हम जो, क्योंकि किडनी ट्रे स्टाइल होता है तो हम लोग कई बार उसमें डिटॉल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो बॉटल से पलट करके उसी में रखते हैं, विटाडिन उसी में रखते हैं। इसके अलावा 200वां क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिट लैंप का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्प्रिट लैंप का उपयोग रोशनी के लिए बताया गया है, जो लौ परीक्षण करना या सरल रसायन विज्ञान प्रयोगों में होता है। ठीक है, तो साथियों 100 क्वेश्चन और पूरे हो गए हैं। इसके अलावा इसमें जो है क्वेश्चन देखा जाए इस टॉपिक पे, क्योंकि बताया मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें लगभग मेरे ख्याल 400 क्वेश्चन के आसपास है। और क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेने पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए एक साथ इतनी क्वेश्चंस जो है डाले नहीं जा सकते, तो मैं 100 कर करके जो है सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा और इसी तरह एक्सप्लेन करते हुए करवाऊंगा। अगर कुछ बुक में गलत दिखेगा तो मैं उसको बताऊंगा। तो वीडियो पे आप ज़रूर कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, ताकि मैं वीडियो बहुत ही जितनी टाइम मिल सके, जब भी टाइम मिल सके, मैं अपलोड कर सकूँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।